तो हम लोगों ने ये किया था कि भाई x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। उसी तरह y सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने किया था और z सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने निकाला था। तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालना सीखा था। उसके अलावा जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज m1 r1 plus m2 r2 m3 r3 and so on up divided by sum of all the masses m1 plus m2 plus m3 and so on। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में करी थी, राइट। इसके आगे बेसिकली हम लोग करेंगे, है ना। हम लोगों ने एक फॉर्मूला ये भी किया था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi vi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi। उसी तरह एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi ai डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi। ठीक है। Two particles of masses 1 kg and 0.5 kg are moving in the same direction with speed 2 meter per second. So two particles of masses 1 kg and 0.5 kg are moving in the same direction with speed 2 meter per second and 6 meter per second. तो आप ये मानो हमारे पास एक पार्टिकल है, ये मास m1 1 kg है और इसका जो स्पीड है दिस इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा पार्टिकल है m2, ठीक है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दे आर बोथ मूविंग इन सेम डायरेक्शन। मास m2 इज इक्वल टू 0.5 kg आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, sorry 6 meter per second. So v2, velocity of the other particle is 6 meter per second. Now on a smooth horizontal surface find the speed of the center of mass of the system. तो हम लोगों को इसके जो सेंटर ऑफ मास है इसका स्पीड निकालना है। तो ये हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा भी था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। सो अब हमारे पास जो है 1 इंटू 2 हो गया m1 v1, m2 v2 मतलब 0.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 0.5, so this is 2 plus 3 by 1.5, so this is 5 divided by 3 by 2, 10 by 3, that is 3.33 meter per second. So this is velocity of center of mass. क्लियर है बच्चों? क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ऑफ मास 2 kg एंड 4 kg आर अप्रोचिंग ईच अदर विथ एक्सेलरेशंस। दो पार्टिकल है, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर। इसका जो मास m1 है ये 2 kg है, ठीक है। एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इसका मास 4 kg है
एंड अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब इसका एक्सेलरेशन -2 मीटर/सेकंड स्क्वायर होगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है ना। इसका डायरेक्शन अगर हम लोग पॉजिटिव राइट की तरफ लेते हैं तो लेफ्ट की तरफ वाला जो डायरेक्शन है उसको हम नेगेटिव लेंगे, तो A2 इज -2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन A1 और A2 निकल गया। अब find the acceleration of center of mass of the system. So acceleration of center of mass is m1 a1, ठीक है, प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब साइंस के साथ हम लोग पुट करेंगे 2 into 1 -4 into 2 डिवाइडेड बाय 2 plus 4, 2 minus 6 by 6 minus 4 by 6 minus 2 by 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सॉरी 4 2 8 है ना, 2 minus 8 -6 हो गया, -1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। So this is -1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 blocks of masses m1 and m2 are connected by a light inextensible string passing over a smooth fixed pulley of negligible mass. Find the acceleration of the center of mass of the system when block moves under gravity. तो मान लो ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो ये वाला ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट करेगा ए से। मान लो इस पे टी है, नीचे के फोर्स m1g है, इधर m2g है और ऊपर का फोर्स t है। सो अब अगर हम लोग लिखेंगे तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ठीक है। और दूसरा हम लोग लिखेंगे t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इनको अगर हम ऐड करेंगे प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो गया, सो दिस इज m1 माइनस m2g is equal to m1 plus m2 into a is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2g। सो ये एक्सेलरेशन हमारा निकल गया m1 minus m2 by m1 plus m2g। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 plus m2 a2 by m1 minus m2 m1 plus m2। अब यहाँ पे a1 को, ठीक है, जो नीचे वाला डायरेक्शन उसको पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर वाला डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं, तो a1 विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ a प्लस ऑफ m1 minus m2 by m1 plus m2g and a2 is minus of a minus of m1 minus m2 by m1 plus m2g, right? Now acceleration of center of mass is equal to m1 a1 m1 into m1 minus m2 by m1 plus m2 into g. So m1 a1 plus m2 a2 m2 into, है ना, माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ m1 minus m2 by m1 plus m2g
divided by m1 plus m2. So this is, देखो यहाँ m1 minus m2 by m1 plus m2, इसको कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा m1 minus m2 by m1 plus m2. So this is equal to m1 minus of m2 divided by m1 plus of m2 का whole square. So m1 minus m2 divided by m1 plus m2 का whole square into g. क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया आप दोनों को? आगे चलते हैं. दिस इज नॉट नीडेड. अब ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, तो कंटिन्यूअस बॉडीज मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जहां पे हो रखा है ना. सो फॉर अ रियल बॉडी विच हैज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, point masses are then differential mass elements dm and center of mass is defined as जो summation of xi dm by summation of dm करते थे. x center of mass अगर discrete particles था तो mi xi summation of mi xi divided by summation of mi करते थे. अब यही कंटिन्यूअस बॉडीज में यही जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स है, इसको समेशन को हम लोग इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देंगे x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm. ठीक है. सो x dm by dm is x center of mass. उसी तरह y center of mass will be y dm upon dm का इंटीग्रेशन. उसी तरह z center of mass is equal to z dm by dm का इंटीग्रेशन, where capital M is the total mass. Summation of dm को हम लोग capital M भी लिख सकते हैं. So that is the summation of the total mass. M is the total mass of that real body. So if we choose the origin of coordinate axis at center of mass, so summation of x dm by summation of y dm by summation of z dm, this is equal to 0. ठीक है. तो अगर हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास ओरिजिन हो जाता है तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सब एक्स सेंटर ऑफ मास, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया. अब डीएम आके, ये एम आके इधर मल्टीप्लाई होगा 0 से, ये भी 0 बन जाएगा. तो इसका मतलब क्या हो गया, समेशन ऑफ एक्स डीएम मतलब जो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम is equal to integration of z dm, and these are all equal to 0. एक क्वेश्चन अब इस पे बेस्ड करेंगे. यहाँ पे कह रहा है द लीनियर डेंसिटी ऑफ अ थिन रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर. तो हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ 1 मीटर है ना. और लीनियर डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, राइट. सो लीनियर डेंसिटी लैम्डा is equal to 1 plus 2x. So linear density lambda is equal to mass upon total mass upon length L. ठीक है.
सो 1 + 2x इसका लीनियर डेंसिटी है, मतलब x के रेस्पेक्ट में इसका डेंसिटी जो चेंज कर रहा है ये इस तरह से। अब हम लोग इस एंड से अगर x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एक एलिमेंट कंसिडर करें तो इसका जो मास होगा dm, सो लेट अस कंसिडर a small element of length dx, ठीक है, from one end at a distance x from this end. So small mass dm will be equal to mass per unit length जो linear density lambda into dx हो गया, lambda है 1 + 2x into dx, ये हमारा dm का वैल्यू हो गया। हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे x center of mass is equal to integration x dm divided by integration of dm। x dm का इंटीग्रेशन का मतलब x into 1 + 2x into dx divided by integration of dm, मतलब integration of dm is 1 + 2x into dx। अच्छा, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये एंड x = 0 है और ये एंड x = 1 मीटर होगा, तो x = 0 से x = 1 मीटर तक वेरी करेगा ये लेंथ। तो इसको यहाँ पे जो लिमिट है 0 से 1 पुट कर देते हैं, ये हमारा x सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। सो जो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब इसको अंदर इंटीग्रेट कर देते हैं, x इसको अंदर लेके जाएंगे ब्रैकेट के, तो x + 2x² dx डिवाइडेड बाय dx + 2x dx, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 1 0 to 1। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे x dx का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा और 2x² का डिफरेंशिएशन 2x³/3 हो जाता है, ठीक है। x²/2 लिमिट 0 से 1, 2x³/3 लिमिट 0 से 1 डिवाइडेड बाय x का लिमिट 0 से 1 प्लस 2x²/2 लिमिट 0 से 1। सो x सेंटर ऑफ मास x²/2 कर लेंगे, अपर लिमिट 1²/2 माइनस लोअर लिमिट 0²/2 प्लस ऑफ 2 into 1³ 2 into 0³ डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे 1 - 0 2 into 1² minus 2 into 0² divided by 2. So this is 1/2 plus 2/3 1 plus 2/2 1. So this is 3 plus 4 7/6. तो 7/12 हो जाएगा इसका x सेंटर ऑफ मास, 7/12 मीटर। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट पे चलते हैं. दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन टू व्हाट आई हैव डन अभी. बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा. ठीक है. और इसका जो आंसर है ये 2/3L के बराबर आता है. तो आप लिख के रख लीजिए, इसका 2/3L इसका आंसर आता है. वेयर इज द मास, वेयर इज इट्स मास सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ मास जो है 2/3L पे होगा. Now position of center of mass of symmetrical bodies. तो जो symmetrical bodies given below are 3 points which are very important regarding to the center of mass of cylindrical bodies. तो ये जो 3 पॉइंट है क्या है? पहला पॉइंट कहता है for the body is symmetrical about the axis, x axis or y axis, or all the 3 axes x, y, z. The center of mass will lie at the point of intersection of symmetrical axis. There is no need to determine center of mass. तो जो center of mass होगा है ना, that will lie at the point of intersection of symmetrical axis. Now उसके बाद the bodies which are symmetrical about one axis, ठीक है, तो जो symmetrical about both the axis है, मतलब x y axis दोनों के symmetrical अगर है, तो जहां पे ये दोनों एक्सिस कोइंसाइड करेगा वहां पे सेंटर ऑफ मास होगा. उसी तरह अगर एक बॉडी है, राइट, अब ये कुछ भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, राइट, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जहां पे एक्सिस ये करेगा. तो सिमेट्रिकल मतलब जैसा लेफ्ट साइड वैसा ही राइट साइड, उसी तरह जैसा टॉप वैसा ही बॉटम, तब उसका जो एक्सिस जहां पे कोइंसाइड करेगा वहां सेंटर ऑफ मास होता है. अब अगर यही सेम चीज इस तरह का एक फिगर है, अब ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, उसी तरह ये दोनों भी सिमेट्रिकल, तो जहां पे ये दोनों एक्सिस कोइंसाइड करेगा वहां पे इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा. ठीक है. द बॉडीज विच आर सिमेट्रिकल अबाउट वन एक्सिस, सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन दैट एक्सिस. डिटरमाइन ओनली द कोऑर्डिनेट अबाउट विच देयर इज सिमेट्री. ठीक है. सो मतलब अगर मान लो एक सेंटर ऑफ मास है, जैसा ये इधर है वैसा ही इधर है, मतलब इस एक्सिस के ऊपर नीचे सिमेट्रिकल है, तो सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पे लाई करेगा. तो हमें इसी एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास निकालना हो. इफ एन अरेंजमेंट और बॉडी इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एनी एक्सिस, देन डिटरमाइन ऑल द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. तो अगर किसी भी एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं है तो हमें हर कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट के अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना होगा. नाउ सेंटर ऑफ मास ऑफ सम सिमेट्रिक बॉडीज आर गिवन इन अ टेबल बिलो. तो जैसे जो यूनिफॉर्म स्फीयर है, उस यूनिफॉर्म स्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ स्फीयर पे ही रहता है. यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, सेंटर ऑफ रिंग पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा. ध्यान देने की बात यह है कि रिंग में सारा मास जो है ना इसके पेरिफेरी पे, सेंटर ऑफ मास ऐसे पॉइंट पे लाई कर रहा है जो कि इस पेरिफेरी पे नहीं है, राइट. तो कोई जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास वहां लाई करेगा जहां एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, उसके बाहर भी लाई कर सकता है. ये एक एग्जांपल है उसका. यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, उसका सेंटर ऑफ द डिस्क पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा. यूनिफॉर्म रॉड है, सेंटर ऑफ द रॉड पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा. यूनिफॉर्म रॉड मतलब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. प्लेन स्क्वायर लेमिना, तो एक स्क्वायर लेमिना उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? जहां पे ये दोनों डायगोनल मीट कर रहे होंगे वो इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा. सिमिलरली जो ट्रायंगुलर लैमिना है, सेंटर ऑफ मास इनके द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, मतलब जो सेंट्रॉइड है वो हमारा सेंटर ऑफ मास हो जाता है. तो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियन का होता है दैट इज सेंट्रॉइड, दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास. रेक्टेंगुलर क्यूबिकल ब्लॉक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल्स, मतलब इस एंड से इस एंड तक ज्वाइन करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल है वो सेंटर ऑफ मास होगा. हॉलो और सॉलिड सिलेंडर में मिडिल पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर का जो मिड पॉइंट होगा
वहां पे सेंटर ऑफ Excuse me, sir. जी Sir, in case of triangular lamina, we can say that if we draw a single median, only one median, then the center of mass will be at 2/3 of that median. है, वी कैन टेल दैट। तो 2/3 पे डिस्टेंस पे ही सेंट्रॉइड होता है, तो इसीलिए 2/3 पे हम लोग बोल सकते हैं। कोन और पिरामिड, अब अगर कोन है या फिर पिरामिड है, अगर हम लोग कोन की बात कर रहे हैं, ऑन द एक्सिस ऑफ द, तो सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3h/4 फ्रॉम द वर्टेक्स और h/4 फ्रॉम द बेस। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो h/4 है, टॉप से अगर इसका डिस्टेंस निकालना होगा तो 3h/4 होगा सेंटर ऑफ मास। ना यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ सेंटर से 2r/π के डिस्टेंस पे होता है। यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट है या डिस्क है ना, तो ये जो सर्कुलर प्लेट या सर्कुलर डिस्क है, मतलब सेमी सर्कुलर प्लेट और सेमी सर्कुलर डिस्क, उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से 4r/3π के डिस्टेंस पे। तो ये जो डिस्टेंस है ये 4r/3π हो गया। हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब हेमिस्फीयर में ये बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास है यहां से r/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। सॉलिड हेमिस्फीयर है, ये हॉलो हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर में जो सेंटर ऑफ मास है वो 3r/8 के डिस्टेंस पे है। हॉलो कोन है, तो इसका यहाँ से h/3 पे है। सॉलिड कोन का तो अभी हम लोग ऊपर कर ही लिए थे h/4 पे, ठीक है। ये हाँ जी, सर ऐसा पैटर्न क्यों आता है? हॉलो मतलब हॉलो में थोड़ा ज्यादा होता है, सॉलिड में हॉलो में थोड़ा ऊपर होता है, सॉलिड में थोड़ा नीचे आ जाता है। कौन देखा है? हेमिस्फीयर देखो, वायर वाला भी देखो, हाँ उसमें भी वैसा ही होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे हॉलो ऐसा जब सर था तो ये हो रहा पूरा खाली था, है ना, इसमें कुछ भी नहीं था। जो था इस वाले पे था, इसीलिए इसके थोड़ा ऊपर के तरफ शिफ्टेड रहता है। अब बिकॉज तुमने इसके अंदर भी भर दिया, इधर भी मास है, तो इसीलिए थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता है सेंटर ऑफ मास। बैलेंस करेगा ना सेंटर ऑफ मास, मतलब इसके जितना मास ऊपर उतना ही मास नीचे, मतलब वैसा बैलेंस रहता है, है। इसीलिए वो शिफ्ट हो जाता है। तो हॉलो वाला थोड़ा ऊपर रहता है और जो सॉलिड वाला है वो थोड़ा सा नीचे रहेगा उसके। इसका खुद से करके बताओ मुझे, आंसर क्या आ रहा है फटाफट, 8th वाला। सेम वैसा क्वेश्चन अभी हम लोग थोड़ी देर पहले किए थे। तो सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला बताया था आपने पीछे? एक्स dm/dm का इंटीग्रेशन, इसीलिए कहते हैं साथ में लिखते हैं। नोटबुक और पेन लेके बैठा करो क्लास में और लिखते जाओ साथ में। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास कह रहा है रॉड ऑफ लेंथ L एंड total mass m0 non-uniformly distributed along its length. Its mass per unit length varies with distance x from one end as m0 by L square L plus x. ठीक है।
सो मास पर यूनिट लेंथ वेरी कर रहा है, तो मास पर यूनिट लेंथ m0 बाय एल स्क्वायर इंटू एल प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा डी एम हो गया। तो एक्स डी एम डिवाइडेड बाय डी एम, सो दिस इज अब इसको इंटीग्रेट कर दो, एम नॉट बाय एल स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं, एम नॉट बाय एल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर हो जाएगा एल डी एक्स, एल इंटू एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे 0 से एल, यहाँ भी 0 से एल, डिवाइडेड बाय एम नॉट बाय एल स्क्वायर बाहर कर लेंगे, एल प्लस एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेट कर देंगे 0 से एल तक। एम नॉट बाय एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल एक्स डी एक्स, एल एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, 0 to L डिवाइडेड बाय एल प्लस एक्स डी एक्स, मतलब एल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से एल। तो यहाँ पे एल क्यूब बाय 2 प्लस एल क्यूब बाय 3 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 2, एल क्यूब डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर बाहर ले लो, 1/2 प्लस 1/3, 5/6 and 3/2, 5/9L, ठीक है। यही है आंसर 5L/9। इसमें ना ये ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शंस आप मत देखो। This will be the center of mass, 5L/9 from one end। मतलब रॉड अगर आप लेते हो तो यहाँ से एक एंड से इसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास का, दिस विल बी 5L/9। क्लियर है बच्चों? Yes. अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट करेंगे। So for a laminar type 2-dimensional body, the formula for finding the position of center of mass are as under। So let's say हमारे पास दो प्लेनर है, प्लेन्स हैं, राइट। तो उसका जो A1 इंटू सेंटर ऑफ मास, मतलब अगर हमारे पास मान लो एक एरिया यहाँ पे है, दूसरा एरिया यहाँ पे है ना, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, और अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इसका पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का R1 है, दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का R2 है।
तो बेसिकली जो पोजीशन, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, है ना, उन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है, आर सेंटर ऑफ मास इज A1R1 प्लस A2R2 प्लस ANRN, अगर n ऐसे ऐसे मासेस हैं, डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस AN। यहाँ पे A स्टैंड्स फॉर द एरिया, है ना। तो एरिया का जब लैमिनर होता है तब मास के जगह एरिया भी लोगे तो भी सेम ही आएगा। So if some mass of or area is removed from a rigid body, right, then the position of center of mass of the remaining portion will be equal to, मान लो हम लोगों ने एक, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, इसमें से ये पोर्शन हमने रिमूव कर दिया, है ना। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से ये वाला पोर्शन हमने रिमूव कर दिया है, राइट, मतलब यहाँ पे हॉलो हो गया। उस केस में जो, जब हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना होता है, मान लो ये वाला जो है इसका मास, जो रिमेनिंग पोर्शन उसका मास m1 है, जो हटा रहे हैं उसका मास m2 है। मान लो इसका जो सेंटर ऑफ मास का, इस m1 वाले का जो सेंटर ऑफ मास r1 है, और जो रिमूव किए हैं मास उसका सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है। तो उस केस में जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इन जो रिमेनिंग जो पोर्शन है, ठीक है, मान लो ये पूरा जो मास था m1 है और m2 जो हम लोग रिमूव कर रहे हैं, राइट। m1 is the mass of the whole object and m2 is the mass which we have removed. So our center of mass will be equal to m1 r1 माइनस m2 r2 हो जाता है, जो रिमूव कर रहे हैं, नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। और अगर एरिया के टर्म्स में सेम चीज को लिखोगे तो एरिया, जो टोटल एरिया इंटू r1 माइनस एरिया जो कि रिमूव किए हैं, डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 कर लें। इसका एप्लीकेशन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर यही एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स में हम लोग को निकालना है तो एक्स सेंटर ऑफ मास m1 x1 माइनस m2 x2 बाय m1 माइनस m2 हो जाएगा, एरिया के टर्म्स में A1 x1 माइनस A2 x2 बाय A1 माइनस A2। उसी तरह y सेंटर ऑफ मास इज m1 y1 माइनस m2 y2 बाय m1 माइनस m2। और अगर एरिया के टर्म्स में लिखेंगे A1 y1 माइनस A2 y2 बाय A1 माइनस A2। उसी तरह z सेंटर ऑफ मास इज m1 z1 माइनस m2 z2 बाय m1 माइनस m2। और यहाँ z सेंटर ऑफ मास इज A1 z1 माइनस ऑफ A2 z2 बाय A1 माइनस A2। ठीक है, सो वेयर m1 A1 r1 x1 y1 z1 आर द वैल्यूज ऑफ होल मास, ठीक है, वैल्यूज फॉर द होल मास, एंड दिस इज द वैल्यूज फॉर द मास विच हैज बीन रिमूव्ड। तो ये पूरे मास का ये सारा वैल्यूज है, और जो रिमूव्ड मास है उनका ये सारे वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म लैमिना शोन इन फिगर शो करना है। तो अब आप ये देखो कि ये जो पूरा मास है, अगर ये सर्कल पूरा कंप्लीट होता, उसका सेंटर ऑफ मास O पे होता, और जो ये रिमूव्ड पोर्शन है, ये जो सर्कल रिमूव किया उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, लेट्स से कुछ ए पॉइंट पे, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ फुल सर्कुलर लैमिना इज इक्वल टू 0,0, क्योंकि ये ओरिजिन यहाँ पे लाई कर रहा है तो 0,0 हो गया सेंटर ऑफ मास इसका। और सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, जो हम लोग रिमूव किए हैं, अब ये टोटल ये A है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, A/2, 0। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन इज A/2, 0, ठीक है ना।
अब हम लोग ये कर रहे हैं कि x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू a1 x1 माइनस a2 x2 बाय a1 माइनस a2। a1 x1 का मतलब जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा टोटल एरिया, और इसका सेंटर ऑफ मास 0 पे है, माइनस पाई ए बाय 2 का होल स्क्वायर, जो रिमेनिंग पोर्शन है, सॉरी जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका एरिया पाई ए बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया, और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ए बाय 2 पे है। ठीक है, डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। टोटल एरिया है पाई ए स्क्वायर, उससे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पाई ए स्क्वायर बाय 4। तो जो x सेंटर ऑफ मास होगा दिस इज इक्वल टू 0 माइनस, ये देखो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो गया, और 4 इंटू 2 ए हो गया, पाई ए क्यूब बाय 8 डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई ए क्यूब बाय 8 डिवाइडेड बाय 3 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, सो दिस इज पाई और पाई कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर और इसको कटे ए हो गया, 4 को काट के ये 2 हो गया, माइनस ए बाय 6, 3,2, और 3 इंटू 2 कर लेते हैं, माइनस ए बाय 6। ठीक है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास जो रिमेनिंग पोर्शन हुआ ना, उसका जो सेंटर ऑफ मास है कहीं यहाँ पे लाई करेगा, मतलब इससे a बाय 6 के डिस्टेंस पे लाई करेगा। y सेंटर ऑफ मास 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी 0 ही होगा। तुम निकाल के भी देख सकते हो, a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। अब y1 y2 दोनों 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है माइनस ए बाय 6 माइनस ए बाय 6 कॉमा 0 पे लाई कर। क्लियर है बच्चों? यस समझ में आया आप लोग को? यस एक ये क्वेश्चन करते हैं, ये आप होमवर्क के फॉर्म में कर लीजिएगा। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, a uniform plate of side A is placed as shown in the figure। तो यहाँ पे देखो ये पूरा प्लेट है ना। अब ये ओरिजिन यहाँ पे 0,0 पे है। नाउ 1/4 पोर्शन इज रिमूव्ड, ये वाला पोर्शन हम लोगों ने हटा दिया। ठीक है, राइट बॉटम पोर्शन। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इसके सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना, जो बचा हुआ पोर्शन। पहले इनिशियली सेंटर ऑफ मास मतलब जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल स्क्वायर,
center of mass of whole square is equal to a by 2 comma a by 2. ठीक है, और जो होल स्क्वायर का एरिया है a1 इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, ठीक है, जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालें, सो दिस विल बी इक्वल टू, देखो ये यहाँ पे है, मतलब इधर से 3a/4 और इधर a/2, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 3a/4 कॉमा a/2 हो गया. सॉरी, a/4 हो गया, a/2 ने a/4 हो गया, है ना. ये टोटल a है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो a/4 होगा, और ये जो डिस्टेंस है वो 3a/4 है. ठीक है, अब हम लोग को ये पता चल गया जो पहले ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास और जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास. तो अब हम लोग को अगर जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, राइट, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा x center of mass is a1 x1 minus a2 x2 by a1 minus a2. a1 पहले एरिया a स्क्वायर है, जो रिमूव्ड पोर्शन है ये बेसिकली a/2 बाय a/2 हो गया, a²/4 हो गया इसका एरिया. a1 x1 मतलब a स्क्वायर इंटू a/2 माइनस a2 मतलब a²/4 इंटू x2 मतलब 3a/4 डिवाइडेड बाय a² माइनस a²/4. So this is a³/2 minus 3a³/4 divided by 3a²/4. तो ये हो गया हमारा 2a³ minus 3a³ minus एक मिनट, थ्री ए क्यूब बाय 16 हुआ ना ये, तो 8a³ minus 3a³ 5a³ by 16 by 3a²/4. So this is 5/12 है, जो x सेंटर ऑफ मास होगा 5/12 हो गया. उसी तरह y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, सो दिस इज a² इंटू a/2 a²/4 इंटू a/4 a1 y1 माइनस a2 y2 a माइनस a1 माइनस a2 मतलब a² माइनस a²/4. So this is a³/2 minus of a³ by 16 divided by 3a²/4. So 8a³ minus a³
8 a cube minus a cube is 7 a cube divided by 16. 3a square by 4. So this is 12 and 7a by 12. तो जो center of mass होगा that will be 5a by 12 comma 7a by 12. Clear बच्चों? Yes, sir. Sorry. Now, motion of center of mass is not affected by internal forces. So if we have a system of particles, now on this system of particles, if there is only internal forces acting, then in that case, center of mass ka motion will not get affected due to these internal forces. So if center of mass is moving with uniform speed, it will continue to move with uniform speed. There will be no change in its motion. There will be no change in its velocity, or there will be no change in its acceleration. So here what is being said here is the net external force is equal to mass into acceleration of center of mass. So if resultant external force is either zero or external force are altogether absent, so if net external force is zero, in that case acceleration of center of mass is zero. That means velocity of center of mass is constant. So acceleration of center of mass is zero. If A1, A2, A3 is acceleration of M1, M2, M3 mass in the system, then A1, A2, A3 may not be जीरो. कोई जरूरी नहीं है कि सबका इंडिविजुअल एक्सेलरेशन भी जीरो हो. सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ऐसा नहीं कि सब बॉडी रेस्ट पे, किसी का भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा. Kinetic energy of system is not constant. It may change due to internal forces. Velocity of center of mass is constant, but V1, V2, V3 may or may not be constant. It may change due to internal forces. So m into velocity of center of mass into velocity of center of mass, total mass m. So that is m1 v1 m2 v2 by mn vn. तो ये हम लोग को ऐसे भी पता है कि velocity of center of mass is equal to m1 v1 plus m2 v2 and so on plus of mn vn divided by m1 plus m2 plus m3 up to mn. So mass of all the masses, sum of all the masses taken together is basically, this can also be written as capital M. So sum of all the masses, m1 into v1, if this is constant, that means momentum is conserved. So momentum conservation कब होगा? जब velocity of center of mass, मतलब net external force अगर zero है. So if the resultant external force is zero on the system, then the net momentum of the system must remains constant. इसी से principle of conservation of momentum आएगा. ये same concept से principle of conservation of momentum आता है कि if all the forces which are acting on a system of particles is internal and there is no external forces acting, in that case we say that, so या तो net external force zero हो जाए या फिर there is no external force acting only. So in both these cases your momentum of the system will remain conserved.
So if velocity of center of mass is 0, that is if center of mass is at rest, then it will remain at rest till net force is equal to 0. Till the time net external force is 0, center of mass will continue to be at rest. Even if particles of system move under the action of internal forces. तो अगर internally ये move भी कर रहा है, externally मतलब वो पूरा center of mass उसका वहीं पे rest पे रहेगा. There will be no motion there. So if velocity of center of mass is 0, then in that case, when external force is 0, then it will remain 0 even if v1, v2, v3 may not be 0. तो individually ये move कर सकता है, but center of mass का velocity 0 होगा. In other words, if center of mass was at rest, it will remain at rest unless till F external is equal to 0. Till the time net external force is 0, center of mass will remain at rest. Individual particles of system may move under the action of internal forces, but its center of mass will remain at its original position. For example, if a bomb at a place may say at origin O explodes into n parts, with all parts moving in different direction, its center of mass will still remain at origin. मतलब कि let's say हमारे पास एक 3-dimensional plane है, यहाँ पे एक बॉम्ब है, ये एक्सप्लोड किया और अलग अलग पोजीशंस पे ना अलग अलग पोजीशंस पे ये पार्टिकल आके गिरा, यहाँ गिरा, इधर गिरा. अब ये सारे पार्टिकल्स का जो अलग अलग n पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ है, इन सारे पार्ट्स का अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वो यहीं पे ओरिजिन पे ही निकलेगा जहां पर पहले ये सारे पार्टिकल्स थे. ठीक है. सो सेंटर ऑफ मास अभी भी, इवन दो द बॉम्ब हैज एक्सप्लोडेड, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉम्ब विल रिमेन एट दैट प्लेस. Okay, center of mass will not change. Why? Because explosion of a bomb is because of the internal forces. There is no external force acting there. Internally chemical reactions हो रहा है और उससे explosion of bomb हो रहा है या nuclear reaction हो रहा है या जो भी. So consider a situation, consider a system of n particles. Its center of mass is given by, हमें पता है center of mass is given by R center of mass. So R center of mass is given by M1, R1, M2, R2, Mn, Rn by summation of all the masses. If delta R1, delta R2, delta Rn be shift in positions of the particle, then shift in position of center of mass of the system. Delta RCM is M1 delta R1, M2 delta R2, Mn delta Rn divided by M1 plus M2 plus M3 up to Mn. So if center of mass is at rest, then delta R center of mass becomes equal to 0. So for system of two particles, right? So for system of two particles, M1 delta R1 plus M2 delta R2 will be equal to 0. So that means M1 delta R1 is minus M2 delta R2, right? So center of mass agar rest pe hai, so there will be no change in the position of center of mass. So in terms of magnitude अगर हम बात करें तो M1 delta R1 is equal to M2 delta R2. तो अगर एक मान लो दो आदमी खड़ा है और इनका सेंटर ऑफ मास इधर है, तो अगर सेंटर ऑफ मास को इधर ही रहना है तो अगर ये डेल्टा R1 से मूव करेगा तो इसको भी डेल्टा R2 से मूव करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, जिससे सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहे. तो M1 डेल्टा R1 इज इक्वल टू M2 डेल्टा R2. कितने डिस्टेंस से मूव करना होगा वो हम लोग इस रिलेशन से निकालते हैं. ठीक है. So, हाँ जी. When a bomb explodes, like it explodes, so if one particle goes to some direction, so another particle will go to opposite direction. हाँ, that will go in opposite direction so that the center of mass remains at the center only. अगर दो ही पार्ट में बटेगा, let's say if a bomb has exploded and it has been exploded only in two parts, so if one part is coming in this direction, other part will go in this direction, and
the masses, let's say this particle has mass m1 and this particle has mass m2, so the position which it has moved, let's say delta r1 in this direction and this has moved delta r2 in this direction, so mass m1 into delta r1 will be equal to mass m2 into delta r2. this is the relation which will be followed, जो यहाँ पे बताया. क्लियर है बच्चों? यस सर. चलो विल स्टॉप हियर आज, और इसके इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे. ये जो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो रेस्ट पे रहता है एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने पे, और इसी के बाद मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन उसी से आगे कंटिन्यू कर लेंगे. ठीक है बच्चों? चलो बाय एंड टेक केयर एवरीवन.